अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। आज 3 अहम इशूज़। सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी और 5 दीगर पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान की जो आइनी दरख्वास्त थी मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के मसवदे के ख़िलाफ़, उसको 17 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये बड़ा ही गैर मामूली फ़ैसला है, क्योंकि इसी दरख्वास्त के ऊपर पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 8 या 9 के करीब एतराज़ात उठाए थे, और जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जब एतराज़ात दरख्वास्त पे उठाए जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुज़ार चैम्बर में अपील करता है और चैम्बर में बैठ के जज उन एतराज़ात का फ़ैसला करता है। मगर ये 184(3) की दरख्वास्त थी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इस दरख्वास्त को जो है जजेस कमेटी के सामने जाना चाहिए था। मगर अब ये दरख्वास्त 17 तारीख को ओपन कोर्ट में 3 जजेस के बेंच के सामने लगा दी गई है, और ऑब्वियसली जजेस कोई और नहीं, उनके अपने हम ख्याल 2 जजेस हैं, जस्टिस शाहिद बेलाल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। तो इसी हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी अहम बात, जो आइनी तरमीम का जो मसवदा अभी तक सामने आया है, हुकूमत का भी, पीपल्स पार्टी का भी और जमीयत उलमा इस्लाम का भी, उसमें जो ज़्यादातर बात हो रही है वो अभी भी वफाकी आइनी अदालत की हो रही है, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया आ चुका है कि 25 तारीख को उनका अलविदाई रेफरेंस है, जिसमें तमाम जजेस ने शरीक होना है। मगर इसके बावजूद भी लग ये रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मसवदे जो हैं, और ख़ास तौर पे नून लीग के मसवदे में जो रिटायरमेंट की उम्र की हद है वो 68 साल रखी गई है, यानी कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायरमेंट के बाद भी वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस या जज लग सकता है। और ज़्यादातर शक इसी तरफ जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए अभी भी एक हल्का सा रास्ता खुला रखा जा रहा है। तीसरी जो अहम बात है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो मंतक है वफाकी आइनी अदालत के लिए, उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 1931 का एक मौक़िफ़ और बयान उन्होंने याद कराया है, जिसमें उन्होंने वफाकी अदालत के क़याम का जिक्र किया था 1931 में। ये और बात है कि 1973 में उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 1931 की उस तजवीज़ या ख्वाहिश का इदराक नहीं रहा, और 1973 के आइन में ये चीज़ शामिल नहीं थी। तो इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। सबसे पहले तो हसनात मलिक साहब, ये जो एतराज़ात किए गए थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, या हमें कहना चाहिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, वो एतराज़ात बुनियादी तौर पे थे क्या, और बड़े ही तकनीकी और बड़े ही कुछ अहम एतराज़ात थे, वो क्या थे जिनके ख़िलाफ़ चैम्बर में, मैं आपको एक ख़बर भी देते चलूँ, एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी ने आज हफ्ते के दिन 2 या 2:30 बजे अपील भी दायर कर दी थी। आज फौरन लगाई गई, और वो 2:30-3 बजे अपील दायर हुई एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी की, और फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे वो अपील जो है वो लगा दी गई है अब 17 को ओपन कोर्ट में। हालांकि वो चैम्बर में सुनना चाहिए था, अगर इतनी जल्दी थी तो आज चैम्बर में बुला लेते, लेकिन नहीं, ओपन कोर्ट में। तो ये ओपन कोर्ट में रजिस्ट्रार के इतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील को लगाने का क्या मकसद है? क्या ओपन कोर्ट के अंदर वो खुल के अब आएंगे इस आइनी तरमीम के हक़ में और पार्लियामेंट के आइन साजी के हक़ में? गो के तकनीकी एतबार से जो बात या जो एतराज़ात हैं रजिस्ट्रार के, वो इतने गलत भी नहीं, लेकिन काजी साहब की ज़ाती दिलचस्पी आइनी तरमीम से क्या है? कोई और जज नहीं सुन सकता था इस केस को 17 तारीख को, और फिर खुली अदालत में क्यों, चैम्बर में क्यों नहीं? देखिए मतियुल्लाह जान साहब, ये आइनी तरमीम के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तकदो आज से नहीं है। ये तकदो मेरा ख्याल है जब वो चीफ जस्टिस बने थे उस वक्त से थी। पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए भुट्टो रेफरेंस डिसाइड किया गया, नवाज शरीफ को खुश करने के लिए तायात नैली ख़त्म की, उनको दोनों को खुश करने के लिए, रहमान साहब को भी उनको खुश करने के लिए चैम्बर में बुला के एक मुबारक जानी डिसाइड किया। और इन सबको स्टेक होल्डर को खुश करने के लिए पीटीआई को जो रगड़ा लग सकता था लगाया गया कि भाई कोई कसर नहीं छोड़ी ना। 13 जनवरी के बल्ले का 13 जनवरी से शुरू करें, 13 जनवरी की वजाहत नहीं थी। उसके बाद जब 2/3 हो चुकी थी, बाजार ये लग रहा था कि आज कल आ गया जी जुडिशल पैकेज आ रहा है, तो वो मंसूर अली शाह से नाराज़गी भी ये हुई कि आपने 78 सीटों पे सस्पेंड करके उनको
वो जो माल गनीमत में मिली थी नेशनल असेंबली में नून और पीपल्स पार्टी को रिजर्व सीट, उसी वक्त आईनी तरमीम हो चुकी थी, मई में हो जाती वो सारा कुछ। और मंसूर अली शाह से गिला भी यही था, और क्यों वजह से गिला यही है ना, मसला यही है कि जी कुछ कहते हैं जी बगैर बताए मंसूर अली शाह ने, भाई मंसूर अली शाह क्या कोई स्टाम्प लेके आए थे कि भाई वो मैं बता के करते या जो भी करते। और फिर उनका बेंच भी तो काजी फैसल ने खुद बनाया था। वही बात है, वो असल में कह रहे थे कि ये लीव ग्रांट होगी, लार्जर बेंच बनेगा, वो जरा आगे चले गए, उन्होंने सस्पेंड कर दी माल गनीमत। उसके बाद काई साहब ने कहा जब कमेटी के सामने आया कि जी ये तो मामला है एक्सटेंशन का और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो ऐसा करते हैं मैं भी नहीं बैठता बेंच में और फ्यूचर के चीफ जस्टिस सारे ना बैठे। उस बात को मुनीफ साहब नहीं माने, उन्होंने कहा जी 7 जजेस माइनस आप और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सीनियर मोस्ट, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप बैठेंगे मंसूर अली शाह साहब तो फिर मैं भी बैठूंगा। फिर वो ये हुआ कि जी लार्ज फुल कोर्ट बनाए, तो फुल कोर्ट बना दिया गया। फुल कोर्ट में काई साहब को शिकस्त हुई, क्यों मिनॉरिटी में चले गए, उसका और गुस्सा फिर उन्होंने 63A की जल्दी कोशिश की कि वोट काउंट हो, किसी तरह भी राह हमवार हो आईनी तरमीम की। उसके लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने 63A के लिए पूरा। अगर वो जो आप आर्डिनेंस कहते हैं, वो आर्डिनेंस जिस तरीके से आया, उस आर्डिनेंस से फिर हम ख्याल बेंच बना, मुनीब अख्तर साहब को साइड पे किया गया, ये चीज़ें कहाँ लेके जाएंगे। ये 63A में बता रहे थे कि जी पीटीआई की सहूलतकारी की उमर अता बंदयाल और उन लोगों ने, वो उस वक्त हम भी बोल रहे थे वो जो कुछ कर रहे थे, अगर वो उस वक्त फुल कोर्ट बनाते तो ये फैसला मसला नहीं था, मसला ये था कि वो जिस तरह कर रहे थे। लेकिन जिस तरह आपने किया है वो चीज़ें भी आपको तारीख में याद हर वक्त कराई जाएंगी। तो अब ये है कि इतना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए काई साहब ने किया, बाद में पैगाम भी ये मिला कि जी अब कोई राजी नहीं है आपके लिए, आपका बैगेज उठाने के लिए कोई राजी नहीं, तो एक बोझ बन गए। मतलब फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन नून लीग कहती है जी कि अगर हमने एफसीसी करनी है, और नून लीग का क्या टारगेट है, नून लीग का टारगेट है कि पीटीआई को इतना रगड़ा एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया से मिले ताकि हम थोड़े से कोई पॉलिटिकली फिर मजीद पोजीशन हमारी बेहतर हो। अब उसके लिए ये है कि माजरत के साथ हसनात मलिक साहब, ये तो कहा जाता है ना कि सियासतदानों के बारे में और ये सारी दुनिया के सियासतदानों के बारे में कि वो ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस मुल्क में हमने देखा कि जिस जनरल बाजवा ने नून लीग को फारग किया हुकूमत से, उसी जनरल बाजवा के कंधे पे बैठ के उन्होंने फिर इमरान खान को फारग किया और दोबारा अब इक़्तिदार में आए उसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। तो ये तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए भी जो उनकी हमदर्दी है मेरे ख्याल में, वो सिर्फ इस वजह से, मैं आज आपको गारंटी से कहता हूँ काजी फैसल साहब एक फैसला दें नून लीग के, जो इनके बहुत बड़े मुद्दा है ना, जो बड़ा बड़ा इनके लिए कसीदे गोई कर रहे हैं, वो देखिएगा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं कि काजी साहब एक जमात को एलिमिनेट कर रहे हैं, उसके लिए वो हर किस्म के फैसले दे रहे हैं, वो सूट कर रहा है। और जो लोग उनके खैरखा थे वो ये कह रहे थे कि आप किसी के आलाकार ना बने, कहीं किसी को सहूलतकारी ना दें, आप एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस ना बने, आप एक इंडिपेंडेंट बने, आप पीटीआई जाने, एस्टैब्लिशमेंट जाने, आप अपना कंधा ना दें। इस पे ही सबको गिला है, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने कहीं कंधा नहीं भी देना था तो फिर भी हाजिर किया कि जी मैं हाजिर, और आपने अपने दोस्तों को भी नाराज किया, जुडिशरी को 6 जजेस ने खत लिखा, आपने कहा जी नहीं वो नहीं ठीक। अब बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि पिटीशन लग गई, पिटीशन ये है कि जो ये लगी अब जुबैरी साहब वाली, प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर ही बड़ा वाज़ेह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन जब होते हैं वो एक अपील आती है तो चैम्बर में जज के पास लगती है, यहाँ जज के पास नहीं लगी, ओपन कोर्ट में लगाई गई अपील चैम्बर में। याद है आपके साइफर में भी एक अपील चैम्बर काजी फैसल साहब ने सुनी और पिटिशनर को कहा कि सहाफ़ियों को बुला लें, अपील चैम्बर भी उन्होंने सुनी थी, सहाफ़ियों के सामने सुनी। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि अगर आप और नैरेटिव बनाना हो, हेडलाइन बनानी हो, अब ये कहते हैं ना कि हेडलाइन कौन बनवा रहा है, अगर चाहते तो चैम्बर में नईम अफगान साहब को कह देते कि वो सुने, खुद सुने। जो ढोल चैम्बर में पीटा जाता है उसे कौन सुनेगा? खुली अदालत में जो ड्रम बीट किया जाएगा पूरा बैंड बाजा होगा। देखिए ना, उसमें दो चीजें हैं, क्या काजी फैसल साहब आसिफ सईद खोसब बनने जा रहे हैं, जो उनको भी एक्सटेंशन का लारा लप्पा लगा के जो किया, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला उठा लिया, उन्होंने कहा इन तैन सही, और आखिर में बाजवा साहब ने खुद किताबें ले के उनको तैयारी कराते रहे फरोग नसीम को कि ये करें। तो ये एक है मामला कि कहीं वो बात तो नहीं है जिसके चांसेस मुझे 10% भी नहीं लग रहे। दूसरा मामला ये है कि अभी भी FCC में जो हुकूमत ने 68 साल एज दी है कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज 68 साल का लग सकता है, तो काजी साहब के लिए खिड़की तो खुली हुई है, अब खिड़की को दरवाज़ा बनाना है, तो उसके लिए मसला ये है कि आप और दें सहूलतकारी और कहें कि जी ये तो आप देखें प्रपोज, ये जो आपने जो रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन थे, ये भी एक क्लरिकल, मैं भी 15 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप भी
बड़े अरसे से कर रहे हैं, वो कभी ऑब्जेक्शन ऐसे आए हैं? ऑब्जेक्शन एक टिपिकल आते हैं जी कि वो फलां आपके, ये तो पूरी ऑब्जेक्शन नहीं, ये तो जजमेंट है, जजमेंट है और पता है कि किसने। अच्छा, वैसे क्या ऑब्जेक्शन थे और जनरली ज़रा आवाम के नॉलेज के लिए? एक तो जो मुझे याद आ रहा है कि ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी ये कोई बिल नहीं बना या इवन के कानून नहीं बना, और ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मसवदे को जो कि अभी पब्लिक डिबेट में है, डोमेन में है, उसको आप इस तरह चैलेंज नहीं कर सकते। और दूसरा, इवन अगर बिल भी है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी एक हकीकत है। मगर ये सारा जो अमल किया जा रहा है खुली अदालत में एक ड्रामा लगाने के लिए और एक माहौल और फ़ज़ा बनाने के लिए और उन अरकान असम्बली को समझाने के लिए कि भाई आईनी जो पार्लियामेंट है उसका एक अख्तियार है, यानी पार्लियामेंट को तैश दिलाने के लिए एक ओपन कोर्ट में एक थिएटर लगाया जाए। ये मैं कह रहा हूँ कि ये अब ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम पे इतने काम किए, क्या वो इस्लाम की खिदमत की उन्होंने? मुशर्रफ ने सिक्योरिटी के नाम पे जी के पता नहीं क्या कुछ किया, क्या उन्होंने कोई खिदमत की? ये जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे के लिए जो कुछ किया जा रहा है, ये पार्लियामेंट के लिए नहीं किया जा रहा। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए 10 जज खड़े थे जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में साथ दिया था। आज उन जजेस के साथ हशर क्या हो रहा है? उनको ताने वो जज भी लोग दे रहे हैं कि आप लोगों की ने जो किया, एक उनको काजी साहब तो किसी और मामले में थे, उन्होंने देखे ना उनकी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तो उनकी थी जब 2015 में उन्होंने आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन कर दी थी। उन्होंने और 2009 से 14 तक ऐसे ऐसे फैसले किए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, यहाँ वो साइड भी पता नहीं होंगे कि नहीं। तो उनके तो चेंज होता रहता है, शिफ्ट एटीट्यूड। आजकल वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्योंकि वो सबको सूट कर रही है और ये एक ऐसा पॉपुलर नैरेटिव है। लेकिन अब टेक्निकली स्पीकिंग थोड़ा सा अगर टेक्निकल हो जाए, ये जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस से की तरफ से उठाए गए थे, चाहे वो काजी फैज़ ईसा के लिखे हुए थे, चाहे वो रजिस्ट्रार के थे, जिसके भी थे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग उन एतराज़ात में ज़ाहिर बात है वज़न तो एक था, मगर मसला ये है ही नहीं। मसला ये है कि काजी साहब इसको ओपन कोर्ट के में लगा के क्या हासिल करना चाह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आपको याद है कि जब वो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक दरख्वास्त जमा कराई थी तो डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट में लिखा गया कि जी फ़लाँ नंबर नहीं लिखा था, काज लिस्ट में नहीं आया था, तो फ़लाँ नहीं आया था। तो अब जबकि ये अपील चैम्बर में लगनी थी तो ये खुली अदालत में लगा के क्या ये एक थिएटर लगाया जाएगा और एक ड्रामाटाइज किया जाएगा, ढोल पीटा जाएगा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का? ये ढोलची कौन होगा फिर? देखें, अनफॉर्चुनेट है कि जो कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए बंदे उठाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे लोगों के कारोबार बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में एमएनए आगे पीछे हैं। काजी साहब कम अज कम उनका ही पूछ लें कि ये बंदे रुपए की बोली भी लग रही है पार्लियामेंट, यानी वो चीजें पूछे ना, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए क्या कुछ हो रहा है, वो फिर याद करेंगे जी। वो याद करें वो जो हासिल बदंजो ने कहा था, भाई उस वक्त भी कहा था, जनरल फैज का नाम लिया वो नहीं, तो जनरल फैज ने जो किया वो गलत किया और सारा कुछ किया, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ गलत हुआ तो अब यहाँ भी गलत करके बराबर करना है। अब मसला ये है कि जो आज पिटीशन लगी है उसका ये बड़ा वाज़ेह है कि जो मैं देख रहा हूँ कि नून लीग का वाटर सपोर्टर तो बड़ा खुश है। वो कहता है जी देखें आप जजों को फिर कंट्रोल करने के लिए काजी साहब एक्टिव हो गए। देखेंगे ये जो हाई कोर्ट में मुख्तलिफ पिटीशन हो रही थी और पेशावर हाई कोर्ट में जी लार्जर बेंच बनने जा रहा है और ये खतरा है कि कहीं कोई स्टे ना हो जाए। अच्छा, ये बात आप में बड़ा वजन है आपकी इस बात में कि ये जो पिटीशन टेकअप किया काजी फैज़ ईसा ने, ये अगर खुली अदालत में ना लगाई जाती तो फिर हाई कोर्टों पे वो असर ना पड़ता। चैम्बर के अंदर अगर ये खत्म हो जाती तो हाई कोर्टों में वो मैसेज ना करने होता, क्योंकि जो चैम्बर के फैसले हैं वो केस लॉ नहीं बनते, वो हाई कोर्टों पे बाइंडिंग नहीं होते। जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एतराज़ात के ऊपर जो फैसला होता है, ऑर्डर होता है, वो केस लॉ नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने खुली अदालत में लगा के जजमेंट देनी है ताकि हाई कोर्ट में ये मुकदमात सुने ना जा सके जो आईनी मसवदे के खिलाफ। देखिए रिमास आ जाएंगे 17 तारीख को और अब देखिए ना वो प्रेस रिलीज जारी होगी। अब पेशावर हाई कोर्ट गालिबन 15 को सुन रही है, उनको भी समझ आ गई कि काजी साहब ने एक बेंच बना दिया है, बेंच का टिल्ट भी वाज़ेह है। वो यही तो मैसेज देना था, वो मैसेज था। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा मुश्किल। देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जितना, अब मसला ये है कि नाम क्या आ रहा है जी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। अब ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस की ऑब्जेक्शन है इसमें काजी साहब खामोशी से सुनेंगे नहीं, वो पूरा जो एक लेक्चर देंगे पूरा जनाब तो धमाल होगी। हाँ, और उसको फिर कहा जाएगा कि जी ये, लेकिन बात यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अगले कह रहे हैं जी नहीं हम बोझ नहीं उठा सकते, तो फिर बस कर दें। अब मसला यह है कि वो जो भी है वो आप पे एतमाद नहीं कर रहे। वजह यह है कि आपका जो 15 साल का टेन्योर है उसमें आपने इतने बड़े यू टर्न लिए हैं, कभी आप यानी एक साल में आप
बड़े हामी रहे और उनको उस वक्त तो यही बात होती रही कि जी क्या जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट, ये तो आइन में लिखा ही नहीं है, सीधा सीधा नाम लिया करें फौज, जर्नैलों ने इस मुल्क को क्या दिया। फिर ये हुआ कि मुल्क जो है वो सियासतदानों ने बनाया, और फिर ये बातें हुई कि मीडिया कितना आज़ाद है, रेफरेंडम भी कराए। अब ये डर है कि कहीं 3 सालों में फिर रेफरेंडम ना कराएं कि मीडिया कितना आज़ाद है, तो वो चीज़ें जाने से थोड़ा सा आज़ाद हो जाएगा। बट एनीवे मुझे ये बताएं हसनात कि एक और आइनी दरख्वास्त भी दायर हुई है, और उस सदारती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़, जिस ऑर्डिनेंस के तहत जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस और एक चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का जज होगा। तो ये जो दूल्हे का दोस्त है, इसके अलावा जो तीसरा जज है जस्टिस मंसूर अली शाह, जो सीनियर तरीन है, वो तो शामिल ही नहीं हो रहे। तो उस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज किया गया है आइनी दरख्वास्त में, तो वो आइनी दरख्वास्त क्यों नहीं लग पा रही? उस पर ना तो कोई रजिस्ट्रार के एतराज़ात हैं ना कुछ और है, तो लगा क्यों नहीं रहे और इसको फ़ौरन लगा लिया गया? वो मसला ये है, जिनके खिलाफ है वो खुद ही फिर लगाएं। वैसे तो सब कुछ यही हो रहा है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने पास दिया, हुकूमत ने पास दिया, काजी फैसल साहब को काजी फैसल ने पास दिया, यही चल रहा है ना। अब देखें 1 साल में यही है कि जी आज हुकूमत ने कहा जी, तो वो अगर वो लगा दें तो सबको पता है कि लोग सवाल करेंगे कि जी ये तो जज, कौन से जज, 4-5 के अलावा आपको केस लगाना पड़ेगा, तो वो जज फिर करेंगे, सवाल उठाएंगे। और मेरा ख्याल है कि वो आपकी बात ठीक है, वो ऑर्डिनेंस पे जो 63A का फैसला है, ये सारा जो है ये मामला जब खुलेगा तो ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है कि एक आथर जज की इनएबिलिटी जब मौजूद नहीं थे और उसकी रीज़न थी, काजी साहब ने हर सवाल का जवाब, नॉन जुडिस हो जाए। अच्छा वही बात, काजी साहब ने हर चीज़ का जवाब दिया। ये नहीं कहा कि जो बेंच आपने तब्दील किया 63A पे, पर पहले प्रपोज आपने मंसूर अली शाह की सरबराही में किया, फिर खुद आ गए बेंच में हेड करने की, वो क्यों आए? और फिर अली जफर ने कहा ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप जल्दी में, आप बेंच पे ऑब्जेक्शन है, आप केस ना सुने, ये जो अमेंडमेंट आ रही हैं आपकी वजह से, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि हम सब कुछ 25 से पहले लाना चाह रहे हैं, तो इसके साथ लिंक अप है, तो आपने उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया हर बात की। तो काजी साहब ना कई दफ़ा चीज़ों को यानी, तो इसका मतलब है वो ऑर्डिनेंस वाला केस तो काजी साहब 25 से पहले कभी नहीं लगाने वाले, और उससे पहले बल्कि वो भरपूर अंदाज में पार्लियामेंट को, हुक्मरान इत्तेहाद को एक लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। खुली अदालतों में थोड़ा सा धमाल या थोड़ा सा वो पूरी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए जो इसलिए केस खुली अदालतों में लग रहा है, और फिर हाई कोर्ट्स को भी एक किस्म का मैसेजिंग हो रही है कि भाई अब ये मामला, और फिर वो जजमेंट के ज़रिए जब ये पटिशन डिसमिस होगी तो वो बाइंडिंग हो जाएगी हाई कोर्ट पे, जबकि चैम्बर में अगर ये करते कुछ ना होता। बट एनीवे अब लेकिन ये भी अगर खुशफहमी हो तो फिर ये भी कह सकते हैं कि काजी साहब कहेंगे कि भाई अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आप क्यों नहीं कर रहे, आप ये किस चीज़ में पड़े हुए हैं, FCC ये मामलात, आप चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन मंसूर अली शाह का, वो भी हो सकती है, लेकिन उसके तौबा करें वो ये कह सकते हैं। हाँ वैसे अच्छा हसनात, अब आगे चलते हैं। अब देखें काजी साहब की रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान हो गया है, 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से वो कह रहे हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख रुपए भी बचा रहा हूँ, मैं डिनर भी नहीं ले रहा। पता नहीं वो दे रहे थे या ले रहे थे, और जाने वाला खुद अपने आप को डिनर तो नहीं देता, लेकिन दावा उनका है कि मैंने 20 लाख बचाए हैं। ये और बात है कि भाई डिनर देने वाले को अभी तक ये नहीं पता था कि वो अगला चीफ जस्टिस है भी या नहीं मौजूदा आइन के तहत, तो वो क्यों डिनर की दावत देगा? तो काजी साहब ने खुद ही पहले अपने आप को दावत दी, फिर इनकार किया, और फिर खुद ही कह दिया 20 लाख रुपए बच के। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 25 तारीख या 24 तारीख तक ये नोटिफिकेशन मंसूर अली शाह का नहीं होता तो ये ना डिनर होना था, और ना ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है अलविदाई रेफरेंस में भी कोई इनके जज शरीक ना हो, सवाए 2-4 के जो इनके साथ होते हैं। ये वैसे अगर ये देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में ये जो रेफरेंस होने जा रहा है, इसमें जो अगर 11-12 जज जो है वो हाजिर हो जाते हैं, फिर क्या होगा? इनको तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इन्होंने कहा मैंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ खड़ा रहा हूँ, आज मुझे ये सजा मिल रही है। पार्लियामेंट के गेट के बाहर भी ये खड़े हैं माशाल्लाह से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आइनी पैकेज नून लीग की तरफ से आया है उसमें अभी भी ये गुंजाइश रखी गई है कि जो वफाकी आइनी अदालत के जज की उम्र की हद रिटायरमेंट की वो 68 साल है। तो इसका मतलब है कि अभी भी काजी फैसल जो हैं ही इज़ डाउन बट नॉट आउट, हाँ, शेकन बट नॉट स्टर्ड। ये अब इम्तिहान है कि भाई अगर यानी उनके लिए रखा गया है, लेकिन मेरा ख्याल है फैसला साज नहीं चाहेंगे कि काजी साहब रहें,
वो इस पे रिस्क नहीं लेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक बात है, फैसला साज से मुराद फैसला साज जो अब जो बकौल जज अरशद मलिक के जो तार को एक को ढीला करते हैं, एक तो खींचते हैं और अपनी मर्जी की मौसीकी बनाते हैं, बात यह है कि साज बनाते हैं। बिल्कुल। अब देखें ना, इसमें मसला ये आ रहा है कि एक चीज़ है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती है तो इसके एक आर्गूमेंट नून लीग का भी ठीक है कि अगर उसको चलाना है तो आपको काजी फैसल साहब चाहिए, आपको पीटीआई का रगड़ा देना है तो काजी साहब। देखिए ना, काजी साहब को बड़ा ये अफसोसनाक है, इस वजह से नहीं पसंद किया जा रहा कि वो को बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, उनके फैसले बड़े, सिर्फ इस वजह से पीटीआई को ठिकाने लगाना है तो फिर काजी साहब, ये जो साकिब निसार नून को ठिकाने लगाना है तो देखिए ना, मतलब ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। और जज के लिए ये कोई बड़ा फख्र नहीं है कि जी एक जमात को, अपने पोलिटिकल जमात को एलिमिनेट करने के लिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी को इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार नून लीग के लिए और ये पीटीआई के लिए, हर दफ़ा एक ना एक बंदा इस्तेमाल होता रहा है। देखिए ये कितने अफसोस की बात है कि कोई भी प्रोफेशनल जो है वो अपनी जंग खुद लड़ता है, मगर बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी प्रॉक्सीज पे डिपेंड करती रही है, हमारे सियासतदान भी अब प्रॉक्सीज पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने जोर बाजू पे खुद कुछ नहीं करते, मालूम नहीं और क्या कुछ ये प्रॉक्सीज के ज़रिए करते होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे सियासतदान आजकल उनमें सियासी एतबार से मुकाबला करने का अखलाकी जुर्रत ही नहीं रही। उनकी कोशिश होती है या जज को इस्तेमाल करो या जर्नैल को इस्तेमाल करो, खुद कुछ नहीं सियासी एतबार से मुकाबला करना, आवाम के सामने अपना मंशूर पेश करना, इलेक्शन कर रहे हैं, यही कर रहे हैं इस्तेमाल के जी, ताकि ये सारा कुछ पीटीआई को ठिकाने लगे और फिर हम जो है वो अपना नैरेटिव क्यों निकाला या कोई शुरू करें, तो यही हो रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो साहब ने एक नई जो है कोई मंतक ढूंढ के लाए हैं जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1931 में वफाकी कोर्ट की बात की थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं 1931 में तो कायदे आज़म को ये शायद यकीन भी नहीं होगा कि इस मुल्क कोई पाकिस्तान बनने जा रहा है, क्योंकि वो आखिरी चंद सालों में 1940 में चले मान ले एक तस्वर पाकिस्तान आ गया था, लेकिन 1931 में क्या आया था। और ये बिलावल भुट्टो जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनके नाना थे वो उनको भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 1931 में अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफाकी कोर्ट का आइडिया दे भी दिया था कि ये पाकिस्तान बनेगा, फिर उसकी वफाकी कोर्ट होगी, तो वफाकी कोर्ट तो बन गई थी 1955 में, 50s में बन गई थी। ये फेडरल कोर्ट जो बनी थी 56 के आइन में जो बनाई गई थी वो तो बन गई थी। लेकिन बिलावल भुट्टो क्या कहना चाह रहे हैं कि 73 में जो उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़िक़ा आइन दिया था, इतनी मेहनत और अर्क रेजी के बाद उस आइन में भुट्टो ने भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वफाकी कोर्ट की ख्वाहिश का कोई इज्जत नहीं की, उसको पूरा नहीं किया। मतलब बिलावल भुट्टो अपने नाना से भी ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं या ज़हीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो भुट्टो साहब की तकरीर है उसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी और उन्होंने कहा था कि आइन, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को ख़त्म करे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़त्म करे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सीलियंट फीचर है, उस पर बहुत कुछ है, लेकिन वो उस पर अब कहा जा रहा है कि जी जजमेंट तो नहीं है। कई साहब कहते हैं जी मैं तो कानून और आइन को फॉलो करता हूँ, जजमेंट को नहीं करता। अब मसला ये है कि वो हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है जो वो कर रहे होते हैं। अब मसला ये है कि जो पार्लियामेंट जो है वो के नाम पे, सुप्रीमेसी के नाम पे एक सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके सेशन कोर्ट बनाया जा रहा है और एक नई अदालत बनाई जा रही है। वहाँ भर्ती किसकी होगी जी? शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब करेंगे या कमेटी करेगी? अब कमेटी जो बनाएंगे उसमें बताएं कौन 8 लोग होंगे और मकसद क्या है? सिर्फ ये है कि जो जज हैं, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ जो आपने कहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में जुडिशरी ऐसे जज आए हैं जो माजी में जुडिशरी बी टीम रही है एस्टैब्लिशमेंट, इस दफ़ा जजेस इंडिपेंडेंस शो कर रहे हैं और वो आमने सामने यानी मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस आए हैं कि जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी डिफाई किया और हुकूमत को भी डिफाई किया। पहले ये होता था ना कि या तो वो हुकूमत के उसमें वफादारी में लगे रहते थे कुछ जजेस, या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल हो रहे थे। तो ये पहली बार है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी डिफाई कर रहे हैं, ये अदलिया जो है डिफाई नहीं कर रहे बल्कि अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी असर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी अपनी आज़ादी असर्ट कर रहे हैं। तो अदलिया करे तो क्या करे? जब हुकूमत जो है वो बूट चाटने पे लग जाए तो अदलिया जो है वो किससे वफादारी करे? वो तो फिर जिस हुकूमत को अगर डिफाई करेगी तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि एस्टैब्लिशमेंट को डिफाई अदलिया ये जंग जीत जाती। सिवाय मैं आप ये मानना पड़ेगा कि काजी फैसल साहब का जो रोल है
उसने इतना वीक किया इस जुडिशरी को और इतना वीक कर दिया, इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। और अगर कोई जज थोड़ा सा हरकत भी करता है तो फिर जो है एक ऑर्डिनेंस आ जाता है, फिर जो है वो एक रिश्तार के ज़रिए नोट आ जाता है, फिर जो है वो 6 जजेस के ख़त पे कोई और चीज़ आ जाएगी कि कमीशन बनाया जा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि अदलिया, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा इम्तिहान में है। और सिर्फ सियासी जमातें इस वजह से कि जी हमारे जो मुखालिफ है, जो हमारा हलीफ है, उसको अदलिया रिलीफ ना दे, इस वजह से जो है वो जमातें जो है वो इस अदलिया के ख़िलाफ़ हैं। अब मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा एक ऐसी जुडिशरी मिली जो हस्टाइल नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो चार्जेस उन्होंने इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के, उनको एनालाइज करके इन जजों का कला कमा कर रही है। नून लीग भी यही काम कर रही है कि इन जजेस का जी मंसूर अली शाह से तो मसला नहीं है जी, नहीं, लेकिन आईनी अदालत चाहिए। मसला नहीं है तो फिर मसला क्या है? मसला यह है या तो फिर कोई मिसगाइड कर रहा है हुकूमत को कि जी इन जजेस को, मेरा ख्याल है कि एजेंडा ड्रिवन अगर मंसूर अली शाह भी होंगे तो उनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद होगी। लेकिन बात आपकी है कि इंडिपेंडेंट जज को कोई भी पसंद नहीं करता, सारे, इवन PTI भी जब इक़्तिदार में आएगी तो मे भी वो भी नहीं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चल रही है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के नाम पे, जजों को एक कार्नर करके और एक नई एक जुडिशरी बना के ताकि पूरा कंट्रोल दिया जाए। असनात, आप शायद उस प्रोग्राम में नहीं थे, न्यू TV के सहाफ़ी प्रोग्राम में अब्दुल कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बड़े गुस्से में ये कहा था कि हम सियासतदान जो हैं अपनी दाढ़ी जजों के हाथ में नहीं दे सकते। मुझे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान अपनी दाढ़ी तो जजों के हाथ में नहीं देते, मगर अपनी धोती जो है जर्नलों के हाथ में दे के चलते बनते। लेकिन ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अब देखे ना, भुट्टो रेफरेंस का डिसाइड हुआ, क्रेडिट काई साहब को जा रहा है, लेकिन उसमें 9 और जज भी थे, गलबन 11 रुकनी बेंच था या 9 रुक, उसमें मंसूर अली शाह भी थे। तायाद नली नवाज शरीफ की ख़त्म हुई, मंसूर अली शाह थे। कौन सी चीज़ें, मसला यह है कि सिर्फ काजी साहब को जी जो क्रेडिट वाले काम है वो काजी साहब के हैं, डिसक्रेडिट जो है वो मखसूस नशिस्तें जी वो क्यों दे दी PTI को, माले गनीमत हमारा हमसे क्यों ले लिया गया। और दूसरी बात यह है कि जजों को इल्ज़ाम देना आसान है और जर्नलों पे इल्ज़ाम देना मुश्किल है। और हमारे सियासतदान यही कर रहे हैं, अब बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से अदलिया को कमज़ोर किया जाए। मकसद सिर्फ एक है, अगर एक मकसद है इस सारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का, तो असनात मलिक आप बताएं वो क्या है जिसके पीछे ये सारे आइन की तबाही भी मचाने की कोशिश की जा रही है, इस हुकूमत को जो है गिरवी रखवा दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट के आगे, तो क्या एक मकसद है? देखिए, मैं तो बड़ा वाज़ेह है, मकसद यही है कि ये नहीं है कि कोई आप पॉलिसियों से इत्तेफाक करें, लेकिन एक मसला है कि PTI इस वक्त पॉपुलर है, पब्लिक अवाम में मुकाबला नहीं हो रहा, तो इस तरह अदलिया को कंट्रोल करके और चीज़ें कंट्रोल करके उस जमात को ना निकलने, ये मैं आपको बताऊं, इस तरह आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक ही तरीका है कि उनको मौका दें, वो डिलीवर ना करें, लोग निकल जाएं, बदजन हो। ये आप जो विक्टिम कार्ड और उनको मार दाड़ करेंगे, ये मजीद उसी तरह, और अवाम में मुकाबला करें। मियाँ नवाज शरीफ सबसे साउथ एशिया के पुराने सियासतदान हैं। आसिफ जरदारी साल 15 साल जेल काटी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मैंने बड़ी लेगेसी, और मेरे लिए और मरीम नवाज के लिए कैसा पाकिस्तान ये छोड़ के जा रहे हैं हमारे जो बड़े हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह करें, इलेक्शन और इनके मुकाबला करें, अपना मैनिफेस्टो दें, बजाय इसके कि इदारों पे कंट्रोल करके करना, ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं, मुल्क की खिदमत नहीं है। आखिर में मैं आपकी इजाज़त से कंक्लूड करूँगा ये कह के आइनी तरमीम गलत नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट जो है, जो मुंतखब पार्लियामेंट है, वो 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम कर सकती है। मगर सारी दुनिया में जब भी आइन के अंदर बड़े पैमाने पे तरमीम की जाती है तो उसके लिए अवाम से खसूसी तौर पे मैंडेट लिया जाता है, इलेक्शंस में मंशूर के तौर पे पेश की जाती है आइनी तरमीम के हम ये करने जा रहे हैं। मगर ये कैसी आइनी तरमीम है? क्या ये वैसी ही आइनी तरमीम नहीं जो जनरल ज़ियाउल हक़ ने 8वीं आइनी तरमीम 1985 में की थी, और उस तरमीम के तहत जनरल ज़ियाउल हक़ ने आइन के अंदर अपना नाम भी लिखवा लिया था, और उस 1985 की तरमीम को बदलते बदलते 25 साल लग गए। तो अब एक आध बंदा तोड़ के उसको अगवा करके, उसके अहले खाना को अगवा या तशद्दुद का शिकार करके आइनी तरमीम अगर आप करवा भी लेंगे तो आपको अंदाज़ा है कि कितने अशरे लग जाएंगे इस आर्मी तरमीम में कह गया इस आइनी तरमीम को अंडू करने में या इसको ख़त्म करने में। जो कुछ इस वक्त हुकूमत कर रही है या इस्टेब्लिशमेंट कर रही है,
तो मेरा तो ख्याल है वो आईनी तरमीम के बगैर भी अगर हो ही रहा है तो फिर आईनी तरमीम की क्या ज़रूरत है? जो आप कर रहे हैं करते रहें। फिर आइन के में तरमीम करने के ऊपर इतनी परेशानी क्यों है? परेशानी तो आपको तब होती कि जो कुछ आप अभी तक कर रहे हैं वो आइन के मुताबिक होता। हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।